सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप बंसल डेवोशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपना 500 क्वेश्चंस की सीरीज में जो नंबर है वो है टेस्ट नंबर 19। 19 नंबर का टेस्ट, 25 क्वेश्चंस। लेकिन आज जो बात वो 25 के 25 सवाल वो है पादप जगत प्लांट किंगडम से संबंधित। कहने का तात्पर्य क्या है कि अक्सर जो भी अपने रेलवेज वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें कुछ पादप जगत से भी संबंधित, कुछ पेड़ पौधों पत्तियों से भी संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका नॉलेज या जिनका ज्ञान हमें थोड़ा कम होता है या होता ही नहीं है। तो उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उनकी विशेष चर्चा आज हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में करने वाले हैं। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है वो पादप जगत प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, संबंधित है। अच्छा, इससे पहले जो 17 और 18 टेस्ट किए थे उनमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25-25 मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस दोनों टेस्ट के अंदर 17 और 18, 17 और 18 में हमने न्यूमेरिकल से संबंधित बातें की थी, जिसमें न्यूमेरिकल कवर किए थे किसके, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से संबंधित, जैसे गुरुत्व त्वरण वगैरह के सवाल हैं, विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह, और केमिस्ट्री में अणुभार वगैरह, मॉलिक्यूल वेट निकालना, वो सारी बातें हमने वो भी याद रखना। अगर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आते हैं तो उसी, मैं ये नहीं कहता कि सेम आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज करके उसी लेवल पे, उसी बेस के और उसी फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आज जो बात करते हैं वो है टेस्ट नंबर 19। कुछ क्वेश्चंस है महत्वपूर्ण और वो रिलेटेड है किससे, प्लांट से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका टेस्ट नंबर 19 का पहला सवाल। 451 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सोटिक एलिमेंट फाउंड इन टी लीफ इज। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन है। चाय का नाम आते ही तो बस चुस्कियां लेने का मन करता है, और ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में तो बस चाय मिल जाए तो पता नहीं क्या मिल जाए। तो वही उसी चाय की बात कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल टी की बात कर रहा है, चाय की बात कर रहा है कि चाय में ऐसा कौन सा रसायन होता है जो बॉडी को बिल्कुल वार्म अप कर देता है कि वाह चाय मिल गई। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कैफीन, ऑप्शन बी फिनेलियलिन, ऑप्शन सी ब्रूसीन, ऑप्शन डी थियोब्रोमीन। बताइए चाय में ऐसा क्या होता है जिसका रासायनिक नाम मतलब पूछा गया है क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सोचिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंकड़ा बैठता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, कैफीन, फिनियलिनीन, ब्रूसीन या फिर थियोब्रोमीन। और आप अपन नॉर्मली सब जानते ही हैं कि चाय, कॉफी वगैरह इन सब में क्या मिलती है, कैफीन मिलती है, ठीक है ना। कैफीन और तंबाकू के अंदर हम जानते हैं निकोटीन होता है। तो ऐसे कुछ रसायनों के नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है सभी को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, कैफीन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। निम्न में से कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन है, बोरॉन, जिंक, सोडियम, तांबा। अब देखो ये सवाल मतलब जरूर, मतलब ऐसा ही बहुत सारे सवाल कई एग्जाम्सों में आए हुए हैं। तो नॉर्मली पादपों के लिए जो चाहिए होते हैं ना, एक तो कौन से होते हैं, वृहद पोषक तत्व, और एक होते हैं माइक्रो जिनको सूक्ष्म कहते हैं। ये वाले तो हो गए मैक्रो, और ये वाले होते हैं अपने कौन से वाले, माइक्रो वाले होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें डिफरेंशिएट आप तभी कर पाओगे जब आपको इनके बारे में आइडिया होगा। और नॉर्मली प्लांट्स के लिए, किसी प्रकार के पौधे के लिए 17 न्यूट्रिएंट्स, 17 पोषक तत्व एक आवश्यक एसेंशियल माने जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जवाब से जानने से पहले मैं आपको कौन कौन से वो 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, पादपों के लिए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। देखो एक तो होते हैं वृहद में होते हैं 2 टाइप्स। एक तो होता है प्राइमरी वाला, प्राइमरी वृहद पोषक तत्व, और एक होता है द्वितीय या द्वितीयक वृहद पोषक तत्व। एक हो गया प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक हो गया सेकेंडरी। तो अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्राइमरी के अंदर सर कौन कौन आता है। तो देखो एक तो कौन आता है, नाइट्रोजन, एक कौन आता है, फास्फोरस, और एक कौन आता है, पोटेशियम मतलब के, NPK। ये 3 तो होते हैं प्राथमिक, मतलब जो मस्ट हैं, एसेंशियल हैं। तो 3 तो सबसे बेस्ट हो गए, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वृहद का मतलब क्या है, इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। और इसमें ही दूसरा पार्ट होता है द्वितीय वृहद पोषक तत्व। वो कौन कौन से कहलाते हैं, कैल्शियम Ca, सल्फर S, मैग्नीशियम Mg, कार्बन C, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H। और आगे सूक्ष्म मात्रक जिनकी मात्रा वृहद की तुलना में कंपैरिजन टू द मैक्रो कम रिक्वायर्ड होती है। सूक्ष्म मात्रक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं,
बोरॉन, कॉपर, जिंक, ये क्या हो जाएगा अपना Cl क्लोरीन, आयरन Fe, मैग्नीज Mn, निकल Ni और मोलिब्डेनम। अब टोटल काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3, 3 तो हो गए प्राथमिक वृहद, 3 तो कितने हो गए प्राथमिक वृहद, द्वितीयक वृहद में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए वृहद के सेकंड वाले। और इधर देखिए सूक्ष्मांतरिक माइक्रो के अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आगे इसके अंदर। अब काउंट कीजिए 8 + 6 14 + 3 17, तो टोटल पादपों के लिए एसेंशियल जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 17 होते हैं। अब वापस क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, बोरॉन, जिंक, सोडियम या तांबा। देखिए बोरॉन है, जिंक है, तांबा कॉपर है, लेकिन सोडियम इनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ। पादपों के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो बनेगा करेक्ट आंसर कि निम्न में से कौन सा एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं होता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल होता है, जिंक होता है, तांबा होता है, सोडियम नहीं होता। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इन सारे तत्वों को जरूर ध्यान से याद रखना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 17 पोषक तत्व पादपों से संबंधित, और आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ये प्राथमिक वाले 3 एनपीके, द्वितीयक वाले 6 कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और सूक्ष्मांतरिक माइक्रो के अंदर जो आते हैं वो बोरॉन, कॉपर मतलब तांबा, जिंक मतलब जस्ता, क्लोरीन, आयरन मतलब Fe मतलब कि लोहा, और मैग्नीज, निकल और मोलिब्डेनम। तो क्वेश्चन में दे रखा था सोडियम, तो सोडियम इन 8 के अंदर नहीं आता, तो सोडियम अपना सही आंसर बनेगा। समझ में आया सभी के, क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। 453 453 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर सामने है। द प्लांट्स विच आर पॉपुलरली नोन एज पेट्रोक्रॉप्स आर रिच इन, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह किसके धनी होते हैं। 4 ऑप्शंस लिखे हुए, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है प्रोटीन, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है लिपिड्स। तो क्या इन चारों की चारों पेट्रोक्रॉप्स में मिलते हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है, क्रॉप्स का मतलब हो गई फसल, पेट्रो का मतलब एक तरह से पेट्रोल समझ लो। अब पेट्रोल क्या होते हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पेट्रोल मतलब एक याद करने का तरीका, पेट्रोल का कार्बोहाइड्रेट होते हैं नहीं, पेट्रोल में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ना होता है कि अपन पी लेंगे और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। क्या उसमें प्रोटीन होगी, पेट्रोल में कोई प्रोटीन नहीं होती। लेकिन पेट्रोल क्या है, तेल है, इसका मतलब लिपिड बसा तो उसमें है ही है। और पेट्रोल क्या होते हैं, पेट्रोल क्या होते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, इन सब से मिलकर ही तो पेट्रोल और डीजल ऐसे फ्यूल बनते हैं। वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं भाई, मैथेन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो एल्किन, एल्किन, एल्काइन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसका मतलब पेट्रोक्रॉप्स में क्या क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है। और लिपिड्स का मतलब क्या होता है, वसा, फैट, वसा। लिपिड का मतलब क्या हो जाएगा, वसा, फैट। तो लिपिड तो उसमें मिलेगी मिलेगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा, 2 और 4। तो 1 2 3 नहीं, 1 3 4 नहीं, 2 3 4 नहीं। करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 और 4 कि पेट्रोक्रॉप्स के अंदर जो पेट्रो वाली फसल होती है उनके अंदर हाइड्रोकार्बन, ऐसे पौधों में क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन और लिपिड, वसा मिलती है, बाकी कुछ और नहीं होता। क्लियर है ना सभी को। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बॉटनी से संबंधित, पादपों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 454 नंबर, 454 नंबर का सवाल पढ़िए क्या कहता है। द सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इज लैक इन, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कीट भक्षी का नाम सुना है आपने, इंसेक्टिवोरस किसे कहते हैं, कीट भक्षी मतलब उनका भोजन ही किसका भक्षण करते हैं वो, इंसेक्ट्स का, कीटों को खा जाते हैं। ऐसे रहता है जैसे ही आएगा झपट्टा मारते हैं, झपट्टा खैर उड़ के तो नहीं जाते, यही होता है, मान लो कीट आया कट, उनका मुंह बंद हो जाता है और वो कीट जो है अंदर घुस जाता है और खा पी के अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स फुलफिल कर लेते हैं, अपना पोषण, अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं कीटों से। तो क्या पौधे भी कीट खाते हैं, जी हाँ बिल्कुल खाते हैं। तो कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किसकी कमी होती है, मैग्नीशियम की होगी, कैल्शियम की होगी, वाटर की होगी या नाइट्रोजन की होगी, है ना। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि वहां पर मृदा में, जिस मृदा में उगते हैं वहां पर क्या होती है, नाइट्रोजन की
कमी होती है नाइट्रोजन वहां पर। और जबकि हमने देखा था कि पेड़ पौधे प्लांट्स के लिए एनपीके बताया था ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके ये तो एसेंशियल होती है, और मृदा में मिट्टी में वहां नाइट्रोजन होती ही नहीं है। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर कीट भक्षी पौधे, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन कीट भक्षी पौधों का अगर एग्जाम्पल उदाहरण अगर पूछ लिया जाता है तो क्या होगा? तो देखो 4-5 बेस्ट उदाहरण एग्जाम में पूछे हुए में से उदाहरणों में से 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। कीट भक्षी पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो याद रखोगे पिचर प्लांट, पिचर प्लांट जिसको कहते हैं नेफेंथिस, क्या कहते हैं इसको? नेफेंथिस के नाम से जाना जाता है, पिचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और इसको याद रखना, हिंदी में एक नाम और दिया जाता है घटपर्णी, घटपर्णी। पिचर प्लांट नेफेंथिस को घटपर्णी भी कहते हैं। देखो आपके यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये 1 नंबर एग्जाम्पल, ये 2 नंबर एग्जाम्पल, ये 3 नंबर एग्जाम्पल, ये 4 नंबर एग्जाम्पल और ये 5 नंबर एग्जाम्पल, है ना। और इधर देखो ये 1 नंबर का डायग्राम, ये 2 नंबर का डायग्राम, ये 3 नंबर का डायग्राम, ये 4 नंबर का डायग्राम और ये 5 नंबर का डायग्राम, दिखाने के लिए थोड़ी सर होते कैसे, दिखते कैसे हैं ये। तो पहला अगर पूछे सवाल ऐसे भी आ जाता है, 4 प्लांट्स को ऑप्शन दे देगा पौधों का और पूछेगा बताओ कौन सा घटपर्णी है या नहीं है। तो देखो घटपर्णी का मतलब कीट भक्षी है या नहीं है। तो इंसेक्टिवोरस में एक तो याद रखोगे पिचर प्लांट, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, पिचर प्लांट, या इसको नेफेंथिस कहते हैं, नेफेंथिस। और हिंदी में बहुत प्यारा नाम चलता है इसका घटपर्णी। कैसा दिखता है? देखो घट बन रहा है, घड़ा सा ये बन रहा है ना ऊपर, यहाँ पर क्या आएगा, ये इसका ढक्कन है, ये इसका ढक्कन है। जैसे ही मान लो कीट यहाँ से आया, कीट इसमें जाएगा छपाक और ढक्कन इसका टप बंद हो जाएगा, कीट गया अंदर, अब बेटा फंस गया, अब तो बाहर निकलेगा नहीं। तो घटपर्णी नेफेंथिस या पिचर प्लांट क्या है ये? कि कीट भक्षी। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ड्रोसेरा, ड्रोसेरा संड्यूस। कैसा दिखता है ड्रोसेरा? ऐसे जैसे फर्न नहीं हो तो नागपुनी का ऐसा निकला रहता है, लेकिन फर्न अलग है और ये अलग है। यहाँ पर भी क्या होता है, कीट जैसे ही घुसा गपा गप खा के खत्म कहानी। तो ये भी एक कीट भक्षी है। दूसरा उदाहरण क्या लिखा हुआ है? ड्रोसेरा संड्यूस, ड्रोसेरा संड्यूस। तीसरा 3rd नंबर पे लिखा हुआ है वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप, इसको डायोनिया म्यूसिपुला भी कहते हैं, डायोनिया म्यूसिपुला के नाम से भी जानते हैं। और वो कुछ इस तरीके से दिखता है जो आपके सामने दिखा हुआ है, ऐसे चपटे चपटे से निकले रहते हैं इसके अंदर, और बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक चपटा ये जैसे ही गया कट से ऐसे ही जो दोनों जो चपटे इसके भाग है ना, ये ऐसे बंद हो जाते हैं। तो उसका नाम क्या है? वीनस फ्लाईट्रैप। और 4th नंबर पे क्या लिख रहा है? सेरेसेनिया, सेरेसेनिया। सेरेसेनिया कैसे दिखता है? कुछ इस तरीके से पर्पल बैगनी से रंग का होता है सेरेसेनिया, और यहाँ से जैसे ही इसमें जाएगा ये ऐसे बंद हो जाता है। तो सबका वही कहानी है, ऐसे देखते रहेंगे कौन आ रहा है, जैसे कीट आएगा और झट से वो बंद हो जाएगा कीट अंदर जाते ही। अब कीट तो फंस गया, जेल में कैद हो गया। और एक यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वॉट भी कहा जाता है, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वॉट भी कहा जाता है। और यूट्रिकुलेरिया कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में देखो अब आप पूछो कि सर पांचों, देखो मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूंगा कि इन पांचों का नाम याद रखो। क्यों? क्योंकि कोई सा भी एग्जाम में आ जाता है, ज्यादातर एग्जाम में जो आता है एक तो घटपर्णी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यूट्रिकुलेरिया, ये क्या लिखा हुआ है? यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, ये भी अक्सर एग्जाम में बहुत बार आता है यूट्रिकुलेरिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला और आखिरी जो लिख रहा है, कम से कम ये 2 नाम तो याद रखो जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से रखोगे? पिचर प्लांट जिसको नेफेंथिस कहते हैं, हिंदी में घटपर्णी कहते हैं। और एक कौन सा याद रखोगे? यूट्रिकुलेरिया। 2 तो याद रखने ही रखने हैं, बीच के 3 याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 जरूर याद रखना। पिचर प्लांट, नेफेंथिस, घटपर्णी, और एक यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लैडर वट के नाम से भी जाना जाता है। और बीच में क्या लिखे हुए? 3 नाम और हैं, एक क्या है? ड्रोसेरा, एक वीनस फ्लाईट्रैप, और एक क्या लिखा हुआ है? सेरेसेनिया लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कहता है अपना अगला सवाल। द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज, शहद का प्रमुख अवयव क्या है? कहने का मतलब शहद के अंदर मिलता क्या है? ऑप्शन ए क्या ग्लूकोज मिलता है, ऑप्शन बी क्या सुक्रोज मिलता है, ऑप्शन सी क्या माल्टोज मिलता है, ऑप्शन डी क्या फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलेगा बताओ शहद के अंदर? देखो ग्लूकोज जो होता है वो नॉर्मली मीठे अंगूर में मिलता है। किस में मिलता है ये? मीठे अंगूर में मिलता है। कौन? ग्लूकोज। सुक्रोज जो होगा, सुक्रोज, सुक्रोज कहाँ मिलता है बता सकते हो आप? सुक्रोज कहाँ मिलेगा? ये जो चीनी होती है ना, गुड़ चीनी गन्ना, गुड़ चीनी गन्ना, इनके अंदर शुगर केन जो होती है, गुड़ चीनी गन्ना, इनके अंदर मिलता है कौन? सुक्रोज मिलता है। माल्टोज, माल्टोज कहाँ मिलेगा? माल्टोज अनाज, याद रखना अनाज जो भी होता है ना, गेहूं, चावल, जौ, इनके अंदर मतलब अनाजों में मिलता है कौन? माल्टोज। और फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा?
फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा शहद में। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कहा जाता है, तो फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा? शहद में मिलेगा। और फ्रक्टोज कहाँ मिल सकता है? मीठे फलों में भी मिलेगा। मीठे फलों में और शहद में मिलता है फ्रक्टोज। और याद रखना, ये जो फ्रक्टोज है ना, ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा के नाम से जानी जाती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, स्वीटेस्ट, नेचुरल, बिल्कुल स्वीटेस्ट, सबसे मीठी और नेचुरल है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन? फ्रक्टोज। शहद और मीठे फलों में कौन? फ्रक्टोज। गुड़ चीनी गन्ना में कौन? सुक्रोज। मीठे अंगूर में कौन? ग्लूकोज। और माल्टोज कहाँ मिलती है? गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, जितने भी अनाज हैं उन सारे अनाजों में मिलती है। लेकिन बात कर रहा है ये शहद की, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है? फ्रक्टोज है। और शहद और मीठे फलों में कौन है? फ्रक्टोज है। और सुक्रोज किस में है? गुड़ चीनी गन्ना में है। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 456 नंबर का सवाल। 456, 456 नंबर का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, ग्राम, चना, पी, मटर, बीन, सेम, पैडी, धान। बताइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र कभी आपने पढ़ा होगा। नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन आंधी तूफान बारिश बरसात या हवा वगैरह से मिलकर नाइट्रेट्स वगैरह की फॉर्म में कहाँ आता है? पेड़ पौधों के पास, मिट्टी में मिल जाते हैं वो। और मिट्टी क्या करता है? नाइट्रेट की फॉर्म में। याद रखना, मिट्टी पेड़ पौधे, प्लांट कभी भी प्रत्यक्ष रूप में सीधे तरीके से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते। वो किसकी फॉर्म में होते हैं? वो नाइट्रेट की फॉर्म में। तो मिट्टी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे? उनको नाइट्रेट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? जैसे आता है ना ये राइजोबियम वगैरह जो होते हैं, एजेटोबैक्टर नाम सुना होगा। राइजोबियम बहुत फेमस नाम है, राइजोबियम। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और पेड़ पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं। फिर वो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन अपन लोग खाते हैं, फिर मलमूत्र में जाता है, वापस वो वायुमंडल में मिल जाता है। तो ये पूरा चक्र नाइट्रोजन चक्र कहलाता है, जिसमें नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी, स्थिरीकरण होता रहता है। तो सवाल ये कह रहा है कि ग्राम, चना, पी, मटर, बीन, सेम, पैडी, धान किसके अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता? तो याद रखना ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और डी क्या है अपना? पैडी, धान। पैडी, धान। धान में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता, क्योंकि उनकी जड़ों में शैवाल वगैरह पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 457, 457 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द जाइलम इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके वहन के लिए जिम्मेदार है? चार ऑप्शंस हैं, फूड आहार के लिए, एमिनो एसिड के लिए, या वाटर जल के लिए, या ऑक्सीजन के लिए। बताइए साहब क्या होगा? देखिए प्लांट के अंदर ऊतक होती हैं। ऊतक का मतलब क्या हो गया? टिश्यू। क्या हो गया? टिश्यू। तो दो ऊतक तो आप जरूर याद रखो। एक होती है कौन सी? जाइलम। और एक कौन सी होती है? ये जटिल ऊतकों में आती है। किस में आती है? जटिल। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, सिंपल वाली नहीं होती है। एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। तो ये किसका कन्वेंशन करता है? मतलब कि जाइलम किसका संवहन करेगा? जाइलम। और फ्लोएम किसका फंक्शन? फ्लोएम का फंक्शन का क्या रहेगा? तो जाइलम ऐसे याद रखा करो, जाइलम जल, जाई आ रहा है ना इसमें जल, जाइलम जल। तो जाइलम तो किसके संवहन करता है? जल का करता है। और यहां क्या आ रहा है? फ्लोएम। फ्लोएम फल, फल पहला वर्ड पढ़ो। फ्लोएम में दो अक्षर क्या आ रहे हैं? फल। फल मतलब क्या? फ्रूट। मतलब क्या? भोजन। भोजन। तो भोजन और पोषक तत्वों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करती है। भोजन व न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी होंगे पोषक तत्वों के लिए, उनका संवहन जो करेगा वो कौन करेगा? फ्लोएम। अब यहां पर क्या पूछा? जाइलम के बारे में। जाइलम जल, जाइलम जल। तो जल कहां ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर यहां पर फ्लोएम लिखा होता, जाइलम की जगह क्या लिख देते? फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? फल। फल मतलब भोजन। भोजन और पोषक तत्वों का संवहन कौन करेगा? पेड़ पौधों के हर भाग में कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम पहुंचाएगा। तो इस जाइलम की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाटर जल होगा। चलिए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 458, 458 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए क्या कहता है। द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाई कैलकुलेटिंग।
एज ऑफ ट्री, पेड़ की आयु का पता किसकी गणना करके लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लीव्स पत्तियां, ऑप्शन बी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स ऑन इट्स ट्रंक, धड़ पर तने पर वलयों की संख्या, ऑप्शन सी ब्रांचेज शाखाएं गिनकर, या ऑप्शन डी लेंथ ऑफ द ट्री ऊंचाई ज्ञात करके। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? सोचिए, और ये बहुत फेमस सवाल है और मेरे ख्याल से आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? बताइए क्या होगा? सबसे पहली बात तो एक चीज याद रखो कि पेड़ की आयु जो ज्ञात की जाती है वो शाखा या वो अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। क्या कहलाता है साहब? वो डेंड्रोकोनोलॉजी। तो पेड़ की आयु अगर आपको ज्ञात करनी है, उसकी गणना कैलकुलेट अगर अपन को करना है, तो अपन को क्या याद रखना पड़ेगा? उसको क्या कहते हैं अपन? डेंड्रोकोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि सर करते कैसे हैं ये बताओ? क्या पत्तियां गिनकर करेंगे? और पेड़ की पत्तियां थोड़ा ना गिनते बैठेंगे, हर तने में हर उसमें टहनी में कितनी पत्तियां हैं, तो पत्तियां थोड़ी ना गिना करते हैं कभी। शाखाएं, क्या शाखाएं गिनते फिरेंगे कितनी शाखाएं हैं, अरे इसमें तो हजारों शाखाएं, तो हजारों वर्ष पुराना होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ऊंचाई का माप करके अब कंफ्यूजन जो होता है वो इसमें होता है कि सर क्या हाइट तो अपन नाप ही सकते हैं पेड़ की, या फिर वलयों की संख्या नाप सकते हैं? तो यहां पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसको डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोकोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? यही होता है कि भाई पेड़ की आयु का आपको अगर पता करना है तो वो आप इस शाखा के अंदर जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डेंड्रोकोनोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी। एक बात खास तौर पर और याद रखना, यहां पर कभी कभी आइसोटॉप्स के बारे में और पूछ लेता है। मैं आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज और देना चाहूंगा। आइसोटॉप्स समस्थानिक पूछ लेता है। तो देखो, अगर जीवों की आयु निकालनी हो, जीवों की आयु, जीव का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म की एज। जैसे कि मान लो कोई कंकाल मिला, कोई जानवर दबा हुआ मिला, जैसे पेड़ वगैरह है, ये भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जो भी रेस्पिरेशन करता हो। अगर उनकी आयु का निर्धारण करना है तो वहां पर काम आता है कार्बन 14। कार्बन 14 जिसे कहते हैं क्या? C14, कार्बन 14। और ये विधि, ये मेथड कहलाता है कार्बन डेटिंग। क्या कहलाता है ये? कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन जीव सजीवों के आयु के ज्ञात करने में, और अगर मान लो निर्जीवों की आयु ज्ञात करनी है, निर्जीव की आयु ज्ञात करनी है। निर्जीव का मतलब क्या हो गया? नॉन ऑर्गेनिज्म। निर्जीव का मतलब क्या हो गया साहब? नॉन ऑर्गेनिज्म। नॉन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है भैया? जो श्वास नहीं करते, मिट्टी, पानी, हवा, वायु, चट्टान। मान लो कहीं आसमान से अंतरिक्ष से कोई पत्थर का टुकड़ा गिर गया किसी ग्रह से, किसी प्लेनेट से अपने यहाँ पर, तो अरे यार कहाँ से आया होगा, कितना इसका, ये कितना पुराना पत्थर रहा होगा। ऐसी अगर आपको अगर अध्ययन करना होता है, निर्जीव की आयु याद करनी होती है, तो वहां पर काम आता है कौन? यूरेनियम। कौन काम आता है? यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है वहां पर 235 और 238 दोनों ही काम आते हैं, और उस मेथड को कहते हैं यूरेनियम डेटिंग। क्या कहते हैं उसको? यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम इस्तेमाल हो रहा है तो यूरेनियम डेटिंग, और कार्बन इस्तेमाल हो रहा है तो कार्बन डेटिंग। तो इस क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा था कि पेड़ की आयु कैसे ज्ञात करोगे? तो वलयों की, रंगों की संख्या ज्ञात करके, और वो शाखा ब्रांच क्या कहलाती है? डेंड्रोकोनोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी। और फिर बात करें समस्थानिक आइसोटॉप्स, तो जीव सजीव, पेड़ पौधे या किसी जानवर या इंसान, उसका अध्ययन करना है तो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है। और निर्जीव पे जो ये होती है चट्टान, पत्थर, मिट्टी, पानी, है ना, इन सब का अध्ययन करना है निर्जीव का, तो वहां पे यूरेनियम काम आता है, जिसको यूरेनियम डेटिंग विधि के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 459 आपकी स्क्रीन पर। सेफ्रॉन इज ड्राई मिक्सचर ऑफ, केसर किसका सूखा मिश्रण है? चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। लीव्स एंड स्टेम, पत्तियां और तना। ऑप्शन बी क्लोव्स एंड रूट्स, पंखुड़ियां और जड़ें। ऑप्शन सी फ्लावर एंड सीड फॉर्मिंग पार्ट्स, फूल और बीज बनाने वाले भाग। ऑप्शन डी सीड्स एंड बड्स, बीज और कलियां। बताइए केसर, केसर होता है ना, केसर बड़ा महंगा आता है भैया। खीर बनानी हो तो एक दो पत्तियां डालते हैं केसर की, और वो पूरी खीर में जो है सुगंध या कलर आ जाता है केसर का। केसर बहुत महंगा आता है। केसर कहते हैं ना कस्तूरी मृग, केसर। तो बात यहां पर आ रही है केसर किसका सूखा मिश्रण है? तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? पत्ती और तने का, पंखुड़ी और जड़ का, फूल और बीज बनाने वाले भाग का, या बीज और कलियां का। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का केसर जिसका मिश्रण होता है, वो केसर किसका मिश्रण होता है? फूल और बीज बनाने वाले भाग का। फ्लावर एंड सीड फॉर्मिंग पार्ट्स, वो भाग
मिश्रित करके केसर तैयार होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्लावर एंड सीड फॉर्मिंग पार्ट्स, फूल और बीज बनाने वाला भाग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 460 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में किसकी पौधों में फूल नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो फ्लावर्स? ऑप्शन ए जैकफ्रूट कटहल, ऑप्शन बी गुलर, ऑप्शन सी ऑर्किड, ऑप्शन डी फर्न। बताइए किसके पौधों में फूल नहीं होते? तो आप समझ जाओगे कटहल, गुलर का फूल, ऑर्किड का फूल, ये तो बहुत फेमस है। फर्न, फर्न पे तो कांटे होते हैं बस, फर्न पे तो लंबी लंबी वो शाखा, लंबी लंबी वो निकल जाती है ना एक पत्ती सी, फूल तो नहीं होते फर्न पर। कभी फूल उगते हैं क्या? नहीं उगते, वो तो कांटेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि फर्न पर फूल नहीं होते, आर्किड, गुलर और कटहल के फूल तो बहुत होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका 461 नंबर का सवाल। लाल बर्फ, बहुत बढ़िया शानदार सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। रेड आइस की बात कर रहा है। लाल बर्फ निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेड आइस कलर्स? ऑप्शन ए रेड अलगाई, लाल शैवाल के कारण, ऑप्शन बी ग्रीन अलगाई, हरित शैवाल के कारण, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन अलगाई, नील हरित शैवाल के कारण, ऑप्शन डी लोहा आयरन के कारण। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपने कभी एक नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज आप सुन लोगे। और नाम मैंने क्या लिखा? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। बड़ा थोड़ा अटपटा नाम है, शायद नहीं सुना होगा, और मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा अभी। एक शैवाल होती है, शैवाल का मतलब अलगाई, क्या नाम है उसका? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्या नाम लिखा हुआ है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्या है? एक ये शैवाल है, अलगाई है। अब बात ये आती है कि सर अच्छा आपने जो शैवाल यहाँ लिख रखा है उन शैवाल की बात कर रहे हो यहाँ पर? बिल्कुल। अब बात ये आती है कि लाल आइस की बात कर रहा है, तो क्या वो शैवाल लाल होगी, रेड होगी, ग्रीन हरी होगी, या मतलब कि ब्लू हरित मतलब ब्लू ग्रीन होगी? तो अक्सर अपन क्या करते हैं, अरे यार सर लाल बर्फ है, लाल कलर आ रहा है, तो शैवाल भी कैसी होगी? लाल। नहीं, यही तो सवाल है, यही तो कंफ्यूजन है। क्वेश्चन आएगा हरित शैवाल, ग्रीन एल्गाई। ये हरित शैवाल होती है, हरे रंग की होती है, ग्रीन एल्गाई होती है। फिर बात ये आती है कि सर जब ये हरी है खुद, तो फिर ऐसा क्या है इसके अंदर की बर्फ को लाल कर देती है, लाल बर्फ कर देती है, रेड आइस बना देती है? क्या बताओगे इसका आंसर? बताइए, सोचो कि ऐसा इसमें क्या होगा, और आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते हो। और आंसर क्या है? अपने रक्त का रंग लाल किसके कारण आता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके अंदर वर्णक मिलता है, उसको कहते हैं हीमेटोक्रोम वर्णक। कौन सा वर्णक होता है? हीमेटोक्रोम वर्णक। और इस हीमेटोक्रोम वर्णक के कारण रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो अब आई बात समझ में। तो शैवाल कौन सी होगी? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। कैसी है ये? ग्रीन एल्गाई है, हरित शैवाल है, जिसके अंदर एक वर्णक होता है। ये वर्णक प्रोवाइड कराता है, पिगमेंट देता है। कौन सा पिगमेंट देगा? हीमेटोक्रोम वर्णक। और ये क्या करेगा? उसका रंग लाल करेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी, ग्रीन एल्गाई, हरित शैवाल। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 462 नंबर का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण कौन होता है? द करेक्टरिस्टिक्स ऑडोर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। लहसुन, प्याज, दूर से ही अपन को सुगंध मार जाती है, कारण क्या है? चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए। क्या इसके अंदर कोई क्लोरीन का कंपाउंड यौगिक होता है? क्या इसके अंदर कोई फ्लोरीन का कंपाउंड होता है? क्या इसके अंदर कोई सल्फर गंधक का यौगिक होता है? या इसके अंदर एसिटिक का अम्ल होता है? लहसुन की जो ओडोर आती है, स्मेल, गंध आती है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। बहुतों को तो लहसुन पसंद ही नहीं होता, लेकिन जिनको पसंद है उनको बहुत बढ़िया लगता है लहसुन। तो सवाल ये आता है कि इसमें जो गंध है, स्मेल, ओडोर, वो कौन से यौगिक या सब्सटेंस के कारण आती है? आपके सामने लिखा हुआ है, बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा? सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन या एसिटिक? याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर कंपाउंड। गंधक मिलता है प्याज लहसुन में, और उसी की गंध के कारण, मतलब उसी की स्मेल के कारण उसमें गंध आती है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 463 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ऑप्शन ए
सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स होता है, मतलब कि मृदा विहीन पादप संवर्धन। ऑप्शन बी ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट्स, क्या पादपों में कलम लगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, क्या सब्जियों का अध्ययन करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। या ऑप्शन डी वाटर कंजर्वेशन, क्या जल का संरक्षण करना, जल का बचाव करना, क्या हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब देखो हाइड्रो वर्ड आ रहा है, हाइड्रो, तो अपन क्या समझते हैं कि भाई हाइड्रो आ रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो सब्जी वाला तो नहीं होगा, पादप वाला तो नहीं होगा, क्योंकि जल की बात कर रहा है। अब बचे दो, मृदा विहीन पादप संवर्धन या जल संरक्षण। तो अपन क्या समझते हैं सर, हाइड्रो का मतलब जल होता है, तो लॉजिक लगा दिया हमने, जल संरक्षण होगा, नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉइल लेस कल्चर, मतलब मिट्टी के बिना पादपों को उगाना, विदाउट सॉइल, मिट्टी के बिना पादपों का संवर्धन करना, कल्टीवेशन करना ही कहलाता है क्या अपना, वो कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोपोनिक्स वो शाखा होती है जिसमें मिट्टी के बिना पेड़ पौधों को उगाए जाने की का हिसाब किताब सिखाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स इज द सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन। क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 464 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सरसों के तेल में सामान्यतया मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एडल्ट्रेंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल सीड्स। बताइए सरसों के तेल में क्या मिलाते हैं, उससे क्या होती है, फ्लेवर आ जाता है, सरसों के तेल का फ्लेवर आ जाता है। और असल बात बताऊं तो इसलिए मिलाते हैं कि उस ब्रांड की आदत पड़ जाती है कि यार वाह क्या सब्जी बनी है सरसों के तेल में, इसलिए मिलाया जाता है। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए प्रिकली सीड्स, बढ़वाड़ के बीज। ऑप्शन बी पॉपी सीड्स, पोस्ट के बीज। ऑप्शन सी क्यूमिन सीड्स, जीरा के बीज। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताओ किसके बीजों को मिलाते हैं ताकि उसकी आदत पड़ जाती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सरसों के तेल का। तो मैं आपको बता दूं, याद रखना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, पोस्त दाना, पॉपी सीड्स, पोस्ट के बीज मिलाए जाते हैं सरसों के तेल में। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्लांट्स एब्जॉर्ब मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित निम्न के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन ए एम्ब्रायोनिक जोन, भ्रूणीय जोन से। ऑप्शन बी ग्रोइंग पॉइंट्स, बढ़त बिंदु से। ऑप्शन सी जोन ऑफ एलोंगेशन, दीर्घीकरण के जोन से। ऑप्शन डी रूट हेयर्स, जड़ों के बालों से। अरे सिंपल सा कह रहा है कि भाई कोई पौधा है जिसको जल बहुत चाहिए, तो पौधों में जल कहाँ से मिलेगा, अरे मिट्टी से मिलेगा, मिट्टी के अंदर से। और मिट्टी कहाँ होगी, नीचे की तरफ, और नीचे क्या होती है, पेड़ की रूट होती है। तो सिंपल सा सवाल है, और इतना घुमा फिरा दिया, भ्रूण, बढ़त, पता नहीं क्या क्या, और सिंपल सा आंसर बन जाएगा रूट हेयर्स, जड़ों के बालों से वो पानी ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 466 नंबर का सवाल आपके सामने है, पढ़िए। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। Which of the following 3 conditions are most important for germination of a seed? बीज को अंकुरित होना है, बीज अंकुरित होगा, प्रस्फुटित होगा, तभी तो पौधा बनेगा। तो बीज, अपन बीज बो देते हैं तो क्या बन जाता है, पौधा। तो वही पूछ रहा है कि बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है महत्वपूर्ण तौर पर। क्या सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, मिट्टी, पानी और ऑक्सीजन चाहिए। क्या वाटर, पानी और बिल्कुल अच्छा तापमान और ऑक्सीजन चाहिए। या प्रॉपर टेम्परेचर, उचित तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड है। या प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन और लाइट, प्रकाश की रिक्वायर्ड है। किन किन चीजों की रिक्वायर्ड होती है। करेक्ट, मतलब बीज के अंकुरण की बात कर रहा है, बीज के अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखो प्रकाश को काट दो, बीज तो अपन कहां दफनाते हैं, बीज को कहां बोते हैं, मिट्टी के अंदर। अब वहां थोड़ी ना प्रकाश पहुंचेगा, मिट्टी में कहां से प्रकाश धस जाएगा अंदर, तो अंधेरा होगा। तो इसका मतलब प्रकाश तो नहीं चाहिए होता है। तो ऑप्शन डी में प्रकाश आ रहा है गया काम से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो जब बनेगा, जब चाहिए होती है जब पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं और या फिर वो अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो अभी तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, कहानी खत्म इसकी भी। ऑप्शन बी में आ रहा है वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर और ऑक्सीजन। और ऑप्शन ए में आ रहा है सॉइल, वाटर और ऑक्सीजन। और वो बोल रहा है कि महत्वपूर्ण 3 परिस्थितियां। अब मिट्टी कोई महत्वपूर्ण थोड़ा ना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है यार कि बीजों को तो मिट्टी में बोया जाएगा, तो मिट्टी से क्या लेना देना है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पानी बिल्कुल चाहिए, अगर बीजों को पानी नहीं मिला सूख जाएंगे, वो अंकुरित तो नहीं होंगे, जर्मिनेशन उनका नहीं होगा। प्रॉपर टेम्परेचर, तापमान का बना रहना बहुत जरूरी है, और ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है उनको
फलने फूलने के लिए क्या चाहिए होता है बीजों के लिए? ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर बनेगा वाटर, पानी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा 467 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। लैग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ऑप्शन ए ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर में। ऑप्शन बी रैबिट ब्लड, खरगोश के रुधिर में। ऑप्शन सी लेग्यूम पेरेंट ग्लैंड, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ऑप्शन डी कॉक ब्लड, मुर्गे के रुधिर में। बताइए लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, क्या अपने मानव रुधिर में मिलती है क्या? लैग हीमोग्लोबिन का सबसे पहले तो काम क्या है, अगर वो काम हमें पता चल जाए ना तो हम बता देंगे फंक्शन क्या है। लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है? नाइट्रोजन का अपचयन करता है। क्या करता है ये? रिडक्शन। नाइट्रोजन का अपचयन करेगा। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, नाइट्रोजन को हटाएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अपचयन करता है लैग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर होता ना तो बोल देते कि अपने रुधिर में है, तो गड़बड़ी मत कर देना। अरे सर हीमोग्लोबिन तो पूछा था, और अपने शरीर का रंग लाल जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, अपने रक्त में मिलता है हीमोग्लोबिन। नहीं भैया, वो लैग वर्ड बोल रहा है, लैग हीमोग्लोबिन। अब बचे तीन, क्या खरगोश के रुधिर में या मुर्गे के रुधिर में या लेग्यूम मूल ग्रंथियों में? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है? नाइट्रोजन का अपचयन करता है। कहां मिलता है? ये जैसे होते हैं ना, ये चना, मटर, सेम, दाल, मूंगफली की जड़ों में, रूट्स में। जड़ का मतलब जो मिट्टी में जमी हुई होंगी, अंदर की तरफ दबी हुई होंगी, उन रूट्स के अंदर आ रहा है ना मूल। मूल का मतलब क्या है? रूट, पेरेंट। तो उनकी ग्रंथियों में होता है क्या? लैग हीमोग्लोबिन, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का क्या करता रहता है? अपचयन करता रहता है। तो चना, मटर, सेम, दाल, मूंगफली की जड़ों में मिलती है कौन? लेग्यूम मूल ग्रंथियां। और लेग्यूम मूल ग्रंथियों में मिलता है कौन? लैग हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कहता है। 468 नंबर का सवाल, सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है। सिल्क वॉर्म थ्राइव्स ऑन, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या होते हैं? रेशम कीट किन पर पनपता है? चार ऑप्शन, रीठे की पत्तियां, रीठा लीव्स, वेडू की पत्तियां, फिक्टस लीव्स, आड़ू की पत्तियां, पीच लीव्स या शहतूत की पत्तियां। मलबेरी लीव्स। शहतूत खूब खाया होगा बचपन में, वो पेड़ से तोड़ तोड़ के मीठा मीठा लंबा लंबा सा हरा हरा सा कौन धोए डायरेक्ट तोड़ के खा लिया करते थे, वही शहतूत है ये। शहतूत बड़ा मीठा सा होता है। और रेशम कीट कहाँ पनपता है? शहतूत की पत्तियों पर। और रेशम कीट क्या मिलता है उससे? रेशम मिलता है, प्राकृतिक बहुलक होता है रेशम, सिल्क रेशम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मलबरी लीव्स, शहतूत की पत्तियां। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 469 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अपार्ट फ्रॉम कुनैन, which of the following is a prescribed medicine for the treatment of malaria? हम जानते हैं कि मलेरिया की दवा जो है वो कुनैन होती है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि कुनैन के अतिरिक्त निम्न में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्या कुनैन के सिवा भी कोई और है? कुनैन के अतिरिक्त कौन काम आता है? चार ऑप्शन में है। मलेरिया हम जानते हैं कुनैन, सिनकोना की छाल पढ़ा होगा, सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवा मिलती है, तो वही कुनैन की बात कर रहा है। कुनैन के साथ साथ और भी कोई ऐसी औषधि है मेडिसिन जो काम आ सकती है? ऑप्शन ए आर्टिथर, ऑप्शन बी ग्लेस, ल्यूटिविट या फिर सिनेरिया। तो ये तो आपको याद रखना होगा, मैं बता देता हूं, अगर नहीं पता तो इसका आंसर होगा आर्टिथर। आर्टिथर कुनैन जैसी ही एक औषधि है जो मलेरिया के उपचार में काम आती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 470 नंबर का सवाल देखो आ गया, जो मैं अभी बोल रहा था ना, सिनकोना की छाल आ गई ना। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, और हम जानते हैं वो औषधि का नाम है कुनैन। क्या नाम है उसका? कुनैन। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल क्या कह रहा है कि जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया। आजकल कुनैन की जरूरत नहीं है, कौन सिनकोना, कौन पहाड़ों पर जाए और सिनकोना की छाल को ले और उसको घिसे और उससे निकाले कौन सी दवा? कुनैन। आजकल इतना कौन करने बैठा है? आजकल तो एंटीबायोटिक का जमाना है, आजकल तो आर्टिफिशियल मेडिसिन का जमाना है, आजकल तो एलोपैथी अंग्रेजी दवाओं का जमाना है जो केमिकल से प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनती है। तो ये पूछना चाह रहा है कि कुनैन की जगह आजकल कौन सी दवा इस्तेमाल होती है?
कुनैन तो प्राकृतिक हो गई, आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड कौन सा रसायन है? 4 ऑप्शन है, क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरोक्वीन या फिर टेट्रासाइक्लाइन या उसको एम्पिसिलिन कहते हैं। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, नॉर्मली बुखार वगैरह आता है, मलेरिया हो जाता है तो क्लोरोक्वीन देते हैं। कुनैन तो प्राकृतिक होती है और उसका सब्स्टिट्यूट कौन है अंग्रेजी दवाओं में? क्लोरोक्वीन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लोरोक्वीन। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा 471 नंबर का सवाल आपके सामने। पौधों में गंधक की कमी, गंधक का मतलब होता है सल्फर, पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, किसमें होते हैं? सिम्टम्स ऑफ सल्फर डेफिशिएंसी फर्स्ट अपीयर इन प्लांट्स। पौधों में अगर गंधक, गंधक का मतलब क्या है? सल्फर। अगर सल्फर की कमी से होने वाला रोग पौधों में क्या होगा? ऑप्शन ए, निचली पत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, ऑन द लोअर लीव्स, ऑन द लोअर एंड मिडिल, निचली और मध्य वाली दोनों पत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, मध्य की पत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, या ऊपरी पत्तियों पर, ऑन द अपर लीव्स। अब देखो जो नई पत्तियां आती है ना, नई पत्तियां जब भी आती हैं तो वो ऊपर की तरफ आती हैं, नीचे मिडिल और फिर ऊपर की तरफ नई पत्तियां आती हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट अगर मान लो सल्फर गंधक कम हुआ तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा ऊपर की पत्तियों पर, और वो पत्तियां कैसी पड़ने लग जाती हैं? वो पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, उन पर पीले पीले येलो येलो स्पॉट पड़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो कैसे हो जाते हैं? वो डार्क ब्राउन से होते चले जाते हैं। तो याद रखना पीली सी पत्तियां होने लग जाती हैं, और सबसे पहला प्रभाव नई पत्तियों पर पड़ेगा, न्यू लीव्स पर पड़ेगा, और वो कहां होंगी? ऊपर की ओर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑन द अपर लीव्स, ऊपर की पत्तियों पर गंधक का प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा अगर गंधक की, सल्फर की पेड़ पौधों में कमी होने लगती है। चलिए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 472 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन इज फाउंड फ्रॉम, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, जिंजर राइजोम, अदरक के प्रकंद से, ऑप्शन बी, डहलिया रूट्स, डहलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी, बलसम फ्लावर, बालसम पुष्प से, ऑप्शन डी, आलू के कंद से, पोटैटो लॉफ। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? कि इंसुलिन, इंसुलिन अगर डायबिटीज हो जाए, बायोलॉजी में कई बार मैंने बताया आपको कि पैनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि ठीक तरीके से काम नहीं करे तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, और फिर इंसान को बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है, और वो जो बाहर से इंजेक्शन का जो इंसुलिन बनता है वो किससे प्राप्त होता है? तो याद रखोगे क्वेश्चन का सही आंसर होगा डहलिया, 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 डहलिया से मिलता है कौन? इंसुलिन। डहलिया, डहलिया की जड़ों से मिलता है क्या? इंसुलिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 473 473 नंबर का सवाल। पत्तियां, बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें फिजिक्स लगी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या लगी हुई है? फिजिक्स लगी हुई है। क्या है क्वेश्चन? वाई लीव्स सीम ग्रीन, वाई लीव्स सीम ग्रीन, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? रीजन क्या है? ऑप्शन ए, क्या वो रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, सारे वर्णों का परावर्तन कर देती है? क्या वो बी ऑप्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन कलर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कलर्स, क्या वो अन्य रंगों को अवशोषित कर लेती है सिवाय हरा, हरे रंग को वो परावर्तित कर देती है? ऑप्शन सी, नन, नो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन लीव्स, पत्तियों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या वो इसलिए हरी दिखाई देती हैं? या ऑप्शन डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन कलर ओनली, क्या वो हरे वर्ण का, हरे रंग का अवशोषण करती है, सोख लेती हैं? सोचिए, देखो भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्या कहती है, कोई भी वस्तु, ध्यान से सुनना, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है इसका मतलब वस्तु उस रंग का रिफ्लेक्शन कर रही है, उसको भगा रही है अपने पास से, परावर्तन कर रही है। ये मत सोचना कि वस्तु लाल दिख रही है तो उसके पास लाल रंग का प्रकाश है, ना जी ना, लाल को छोड़कर सारे रंगों का प्रकाश है उसके पास। कोई वस्तु हरी दिखाई दे रही है इसका मतलब हरे का तो परावर्तन भगा दिया, हरा रंग तो उसने, उसके पास हरे को छोड़कर सारे रंग है। और अगर कोई वस्तु मान लो काली दिखाई दे, काली, अंधेरा मतलब काला, मतलब सारे रंगों को भगा दिया, एक भी रंग उसके पास नहीं है तभी काला है। और अगर कोई वस्तु सफेद दिखाई दे रही है, सफेद का मतलब सारे रंग को अवशोषण कर लिया, और सारे रंग, सातों रंग विविध और सातों रंगों का प्रकाश जब मिलेगा तो कौन सा रंग प्रकट होता है? याद रखना ये भी सवाल आता है फिजिक्स में कि सातों रंगों का प्रकाश जब आपस में समान मात्रा में मिल जाए तो कौन से रंग का निर्माण होता है? तो श्वेत रंग का। तो अगर कोई वस्तु सफेद दिखाई दे रही है इसका मतलब सातों रंगों का अवशोषण हो गया। अब बताओ हरा क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मतलब हरे का क्या हो रहा है? भगाया जा रहा है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन हो रहा है, और बाकी सारे रंगों का अवशोषण हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हरे वर्ण का परावर्तन और बचे हुए रंगों का अवशोषण होता है, सही जवाब है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, और ये रहा 474 474 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। रेडिएशन, रेडिएशन
एनर्जी टेकन बाय प्लांट्स गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्या देती है? ऑप्शन ए लाइट डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जल का प्रकाश अपघटन करती है। ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण करती है। ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अपचयन करती है। ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करती है। कहने का मतलब यह है कि सूरज की रोशनी जब पेड़ पौधों पर पड़ती है और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तो वो सूरज की रोशनी जो रेडिएशन आया है उसका महत्व क्या है, वो करता क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका योगदान क्या है, ये है सवाल। पढ़िए क्या कह रहा है। तो क्या वो ऑक्सीजन का अपचयन करेगा? ऑक्सीजन का अपचयन, ऑक्सीजन के अपचयन से कोई लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करेगा, कोई लेना देना नहीं है। कंफ्यूजन यहां होता है, सर ये वाला जवाब सही होगा या ये वाला। क्लोरोफिल तो उसके अंदर पाए जाने वाला जो पत्तियां हैं, क्लोरोफिल पत्तियों में मिलता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का कोई ऑक्सीकरण नहीं होता। जल का प्रकाश अपघटन, जल H2O का क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश अपघटन, फोटो डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका, वो अपघटित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। जैसे होता है ना हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, तो यहां पर क्या होता है? प्रकाश जो पड़ता है तो जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपघटित हो जाते हैं H+ में, और ये किस में हो जाता है? O- में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि पेड़ पौधे सूरज का जो प्रकाश ग्रहण करते हैं वो क्या करता है, वो जो पानी है पेड़ पौधों के अंदर जो पानी है उस पानी का जल ही अपघटन करता है, जिससे क्या होगा? जल का प्रकाश अपघटन करता है जल का, जिससे क्या होगा? वो आयनित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लाइट डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जल का प्रकाश अपघटन। कौन करेगा? सूरज का प्रकाश पेड़ पौधों में, पत्तियों में। और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, 475 नंबर का सवाल। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। बुनियादी कॉइल लगा देते हैं अपन, ज्यादा मच्छर होते हैं तो एक तो ऑल आउट वगैरह, एक तो इलेक्ट्रिक आता है, और एक कॉइल आती है जिसको जला देते हैं, कॉइल से स्मेल आती रहती है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो मच्छर की कॉइल है, मच्छर की कॉइल में रसायन जो उपयोग होता है, रसायन का नाम भी याद रखना, पायरेथ्रिन। तो पायरेथ्रिन यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल इज फाउंड फ्रॉम, वो मच्छर की कॉइल में, मच्छर भगाने वाला जो कॉइल है उसके अंदर जो पायरेथ्रिन नामक रसायन मिलता है वो क्या है? वो असीड प्लांट, एक बीजीय पौधे से मिलता है, या एक कीट से मिलता है, या एक जीवाणु से, वायरस से मिलता है, या एक फंगी कवक से मिलता है? बताओ किससे मिलेगा? वायरस विषाणु जीवाणु से मिलेगा क्या, या फंगी कवक से मिलेगा क्या, या इंसेक्ट कीट से मिलेगा क्या? नहीं, वो मिलता है पौधे से, एक बीजीय पौधे से। किससे मिलता है वो? असीड प्लांट, एक बीजीय पौधे से। जैसे कौन कौन? जैसे गेंदा, गेंदे का फूल आता है ना, उसके पौधे से मिलता है। या फिर गुलदाउदी, नाम सुना होगा, गुलदाउदी, गुलदाउदी, गेंदा, गुलदाउदी, इनके पौधे से मिलता है कौन सा रसायन? पायरेथ्रिन। और वो पायरेथ्रिन क्या करता है? मच्छर को भगाने में सक्षम होता है। तो ये थे आपके पादप जगत से संबंधित प्रश्न। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चलेंगे अपन टेस्ट नंबर 20 में, 20 में। यहां पर 25 क्वेश्चंस किए हैं, 25 प्लस कुछ और क्वेश्चंस टेस्ट नंबर 20 में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बॉटनी का भी कुछ अंश, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो मैं कामना करता हूं, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। धन्यवाद।